वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और हम आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। मेरे साथ हेमंत दस्तगी हैं जो दर्शकों की लाइव फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं। अभिषेक महेश्वरी अपना सवाल लाइव हमसे पूछेंगे। नमस्कार अभिषेक। नमस्ते मैम। चलिए, आपने अपना प्लान तो हमें भेज दिया है। काफ़ी सारे फंड्स में आप निवेश कर रहे हैं। आपने इतने फंड्स क्यों डाले हैं? 22 फंड्स। मैम मैं 2009 से इन्वेस्ट कर रहा हूँ और मैंने एसआईपी भी कर रखा और जब भी मेरे पास बिजनेस में एबनॉर्मल प्रॉफिट हुआ मुझे तो मैंने लमसम भी किया। लेकिन मैंने ये स्टडी की कि जो फंड्स 10 इयर्स पहले नंबर 1 पे थे वो कितने फंड्स अब नंबर 20 में भी नहीं है। इसलिए मैंने हर कैटेगरी के 3 फंड्स उठा लिए क्योंकि मेरा विजन 20 इयर्स का है। अच्छा। तो मेरे को ऐसा लगा मेरा रिस्क डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो मैंने लार्ज एंड मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, मैंने सब में 3 फंड्स उठा लिए जो मेरे हिसाब से अच्छे चल रहे हैं और एएमसी रेप्यूटेड है। लेकिन अब मैं जब देख रहा हूँ, मैंने आपका जो ये शो है काफी टाइम से मैं फॉलो कर रहा हूँ, तो जब भी सर बोलते हैं कि कॉन्सेंट्रेट करके 6-7 फंड्स ही होने चाहिए, तो जैसे मैंने अगर एक मल्टी कैप में इन्वेस्ट किया, एक फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट किया, अगर 5 साल बाद वो फ्लेक्सी कैप ना चलने लगे तो क्या मुझे स्विच कर लेना चाहिए, क्या करना चाहिए? और मैं कंप्लीट इसमें ही करता हूँ इक्विटी पे, मैं डेट पे नहीं करता हूँ क्योंकि मैं 6 लाख रुपीज मेरा पीपीएफ, मेरे वाइफ का पीपीएफ और मैंने दोनों डॉटर्स का सुकन्या समृद्धि योजना में मैं कर रहा हूँ 6 लाख इन्वेस्ट। तो मैं कुछ भी डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना नहीं चाहता हूँ। मेरा हॉराइजन 20 इयर्स का है। 2044 में मैंने सोचा है कि मैं रिटायरमेंट लूंगा, मुझे उसके हिसाब से ही अपना पोर्टफोलियो बनाना है। चलिए, मेरे ख्याल से आपने फंडामेंटल्स तो सही पकड़े हैं और कहीं ना कहीं आपको एहसास हो गया है कि थोड़ा सा इसको कंसोलिडेट किया जा सकता है क्योंकि काफ़ी फैला हुआ आपका पोर्टफोलियो है। और जहाँ तक सभी कैटेगरीज को पोर्टफोलियो में शामिल करने की बात होती है, वो करना सही होता है, लेकिन वो चरणों में करना सही होता है। और उसमें से भी हर कैटेगरी के 3-3 फंड शामिल करना शायद आपका जोखिम बढ़ा ही देगा या रिटर्न के लिहाज से आपको कुछ खास देगा नहीं। इसको और समझते हैं। हेमंत सर, इनका जो फियर है वो मेरे ख्याल से काफ़ी वाजिब है और हालांकि जो स्ट्रैटेजी है उस फियर को गायब करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, वो मेरे ख्याल से सही की जा सकती है। लेकिन इनके जैसे ऐसे बहुत सारे हमारे दर्शक होंगे या निवेशक होंगे जो इस तरह की रणनीति को सही समझते होंगे। हर किसी को अपना घाटा कम करना है और देखिए अपना मुनाफा कमाना है। उसके लिहाज से देखा जाए तो आप इस रणनीति को कितने नंबर देंगे और ये कहाँ रणनीति ऐसी अपनाने से इनसे चूक हो गई, ये बताइएगा। नहीं कविता, 2-3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं यहाँ पे। जैसा उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि अगर आप टॉप परफॉर्मिंग फंड देखते हैं तो वो हर क्वार्टर में, हर 6 महीने के बाद वो बदलते हुए नजर आएंगे आपको। तो ऑब्वियसली एक चीज बहुत क्लियरली इंडिकेट होती है यहाँ पे कि आपको परफॉर्मेंस को चेंज नहीं करनी है। आप अगर म्यूचुअल फंड में, जैसे हमेशा कहते हैं कि बहुत ही सिंपल इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, लेकिन उनमें इन्वेस्ट करना हमेशा उतना सिंपल नहीं होता, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने ऑफ द शेल्फ कोई भी फंड उठा लिया और उसके ऊपर आपने पोर्टफोलियो बना दिया। जब आप बहुत सारे फंड लेते हैं एक ही सेगमेंट के तो ओवरलैप होता है, उसमें कुछ नॉन परफॉर्मिंग फंड भी आते हैं, वो आपकी पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस को पुल डाउन करते हैं। तो आई थिंक इंपॉर्टेंट है कि अपनी जो एक्सपेक्टेशन है आपकी रिटर्न की, उसको थोड़ा सा फिर से विचार करने की जरूरत है। क्योंकि इक्विटी, स्पेशली अगर आप इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करते हो म्यूचुअल फंड से, तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो, तो आपका जो ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए, स्पेशली अगर आप एक्टिवली मैनेज फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हो, कि आपको उनके जो बेंचमार्क है उनसे बेटर रिटर्न मिले, वो जो सेगमेंट ने रिटर्न दिया उससे आपको बेटर रिटर्न मिले। आपको उन फंड्स के ऊपर फोकस करना है जो कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहे हैं कंसिस्टेंटली, ना कि टॉप ऑफ द चार्ट। बिकॉज वो, जैसे उन्होंने कहा भी, उन्होंने रियलाइज भी किया कि वो हर क्वार्टर या हर 6 महीने के बाद वो चेंज होंगे। कंसिस्टेंटली परफॉर्मिंग फंड्स का मतलब क्या है कि आप, 2 तरीके हैं। एक तो आप देखते हैं कि बेंचमार्क को बीट किया कि नहीं, दूसरा आप ये देखते हैं कि जो पीयर ग्रुप है, यानी उसी कैटेगरी की जो दूसरे फंड्स हैं, उनकी जो एवरेज है उससे बेहतर आपके फंड ने परफॉर्म किया कि नहीं। जब तक आपके फंड्स उस एवरेज से बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, आप उसके बारे में, आप परफॉर्मेंस को चेंज मत कीजिए कि मेरा फंड हमेशा टॉप 1 या 2 और 3 में होना चाहिए। कंसिस्टेंटली परफॉर्मिंग जो फंड्स होते हैं, और अगर आपने फंड सही चुने हैं, सही सेगमेंट में चुने हैं, तो आपके पोर्टफोलियो के लिए लॉन्ग टर्म में वो काफी अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं आपको अपने इन्वेस्टिंग प्रोसेस को सिंपल बनाने की जरूरत है। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे तो, जैसा आपने भी कहा कि पोर्टफोलियो बहुत फैला हुआ है, उसको संभालना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि पोर्टफोलियो को थोड़ा कंसोलिडेट कीजिए, ऐसी कैटेगरी चुनिए और उसमें ऐसे फंड चुनिए जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हो। तो जो रिजल्ट है आपका डेफिनेटली बेटर होगा कंपेयर टू जब आप इतने सारे फंड्स लेते हैं। तो अगर मैं इनके पोर्टफोलियो के ऊपर आता हूं तो इनके पास 23 फंड्स हैं, क्योंकि लमसम भी इन्वेस्टमेंट है और नीचे एसआईपी भी शुरू किए। तो अगर मैं इनको देखूं तो करीब 23 फंड्स हैं इनके पोर्टफोलियो में।
पहले मैं इनकी टारगेट की बात करूं तो इनके पास 20 साल का समय है। 50 लाख का इनका ऑलरेडी कॉर्पस है जो उन्होंने क्रिएट किया है, और जो उनकी SIP है 15,000 की, उससे करीब करीब 6.5 करोड़ का कॉर्पस वो बना पाएंगे। इनका जो टारगेट है वो 10 करोड़ का है। तो कहीं ना कहीं इनको अपनी SIP बढ़ाने की जरूरत है। या तो वो एक साथ SIP बढ़ा सकते हैं, तो वहां पे उनको करीब 30,000 से SIP बढ़ानी है, कुल मिला के 45,000 करनी है। या फिर दूसरा तरीका ये है कि अगर वो अपनी SIP को हर साल 15% से बढ़ाएं तो अपने टारगेट तक पहुंच पाएंगे। अब हम कोशिश करते हैं इनके पोर्टफोलियो को कंसोलिडेट करने के लिए, ताकि अलग अलग कैटेगरी के फंड हो और ऐसे फंड जो कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो इनके पास एक बात अच्छी है कि इन्होंने फंड अच्छे चुने हैं, लेकिन ओवरलैप है, बहुत ज्यादा फंड्स हैं, तो इसलिए उनको जरूरत है इसको कंसोलिडेट करने की। तो जैसे HDFC फ्लेक्सी कैप इनके पास एक फंड है, वहां पे ये 8 लाख रुपीज इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा ICICI प्रू लार्ज एंड मिड कैप में 8 लाख इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जो 15,000 की SIP है उसको भी थोड़ा सा रीएलोकेट करेंगे। 4,000 की SIP ICICI प्रू लार्ज एंड मिड में। कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं 8 लाख। ये उनको उन फंड से निकल के अगर ये इसको फॉलो करते हैं तो फिर यहाँ पे इन्वेस्ट करने की जरूरत है। निपॉन मल्टी कैप जहां पे 9 लाख और 4,000 रुपीज की SIP, और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप जहां पे 9 लाख रुपीज प्लस 4,000 की SIP, और कॉन स्मॉल कैप फंड 8 लाख रुपीज प्लस 3,000 की SIP। तो एक स्मॉल कैप फंड होगा, एक मिड कैप फंड होगा, एक मल्टी कैप फंड होगा, एक फ्लेक्सी कैप फंड होगा, 2 लार्ज एंड मिड कैप होंगे। तो जो आपको एक्सपोजर डिफरेंट सेगमेंट में मिलना चाहिए वो मिलेगा। ये सारे के सारे फंड ऐसे हैं जिन्होंने कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन हमेशा ये नहीं कि इन्होंने पास्ट में अच्छा किया तो आगे इनको आप नजरअंदाज कर देंगे। कहीं ना कहीं इनकी परफॉर्मेंस को भी आपको देखना है। और ऐसा नहीं, इन्होंने एक सवाल पूछा था कि क्या करना चाहिए, उसको बदलना चाहिए कि नहीं, तो एकदम से 3 महीने 6 महीने की परफॉर्मेंस देके आप नहीं बदलेंगे। उसको कम से कम 1 साल या 1.25 साल का टाइम देंगे, 4 या 5 क्वार्टर का। फिर भी अगर वो कंसिस्टेंटली, जैसा मैंने कहा, अपनी पीयर ग्रुप एवरेज से कम परफॉर्म करते हैं, तभी जाके अपने पोर्टफोलियो में इसको बदलाव कीजिए। तो पोर्टफोलियो कंसोलिडेट कीजिए, और अपने प्रोसेस को, जैसा मैंने कहा कि आपको इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की जरूरत है ताकि आप अपने टारगेट को पूरा कर सकें। और राइट, अभिषेक कोई सवाल है जो आपको पूछना है? पूछनी थी आगे चलते हुए, जैसे मैं 15,000 की SIP कर रहा हूँ, ईयरली भी 2-3 लाख का मैं लमसम कर लेता हूँ, तो आगे मैं इंडेक्स फंड्स में करूँ क्योंकि वहां पे एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है, या इन्हीं फंड्स में करूँ मैं? हेमंत सर, देखिए, ये डिबेट हमेशा रहेगी कि हम इंडेक्स फंड, देखिए हमेशा स्कोप है आपके पोर्टफोलियो में 10 से 15% या 15% तो एटलीस्ट इंडेक्सिंग आप कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। प्रॉब्लम क्या है कि जब आप एक बड़ा पोर्टफोलियो बनाते हैं, आप मिक्स देख रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे देखा मल्टी कैप है, जैसे हमने देखा कि लार्ज एंड मिड कैप है, जैसे हमने देखा फ्लेक्सी कैप है। तो जब इस तरह का पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं वो इंडेक्स फंड से थोड़ी सी आपको इश्यूज हो सकते हैं। हाँ, अगर आप प्योर लार्ज कैप में जा रहे हैं, उसके सामने इंडेक्स में जाए तो सही है, क्योंकि एज एन इन्वेस्टर ये ट्रैक रखना, जब आप किसी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, चाहे वो मिड कैप, स्मॉल कैप या लार्ज कैप इंडेक्स हो, उसको रीबैलेंस करना किस समय पे करना है, टैक्स एफिशिएंसी का इशू आता है। तो इस मुझे लगता है अगर आप अपने पोर्टफोलियो प्रोसेस को सिंपल रखना चाहते हो तो एक्टिवली मैनेज फंड एक बेटर ऑप्शन हो सकते हैं। ऑफ कोर्स इंडेक्स फंड की अपनी अपनी मेरिट्स है, बट आपको एज ए ओवरऑल देखना पड़ेगा कि वाकई में रीबैलेंसिंग करने के लिए आप उसको समय पे कर पाएंगे या उसके टैक्स इम्प्लीकेशन क्या है। तो ये आपको देखना पड़ेगा। ये बात सही है कि रेगुलर में एक्सपेंसेस थोड़े ज्यादा होंगे, लेकिन अगर एज ए स्ट्रैटेजी वो आपको बेटर परफॉर्म करके दे रहे हैं डिस्पाइट द फैक्ट कि वहां पे जो एक्सपेंसेस ज्यादा हैं, तो एज एन इन्वेस्टर आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका जो पर्पस है वो ये होना चाहिए कि आपको बेटर रिटर्न कहां से मिल सकता है। ऑल द बेस्ट। और सवाल जवाब के सिलसिले को हम यही फिलहाल थामते हैं, लेकिन रुख करते हैं निवेश के गुरु मंत्र की ओर। बताइए हेमंत सर, आपका आज का गुरु मंत्र क्या है? कविता, मैं फोकस पर करना चाहूंगा उस इश्यू पे जिसमें हमने आज शो में कई बार बात की है, डाइवर्सिफिकेशन की। डाइवर्सिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है पोर्टफोलियो में, क्योंकि वह आपको रिस्क को कम करता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि म्यूचुअल फंड खुद से एक डाइवर्सिफाइड व्हीकल है, लेकिन कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो बनाना, उसके अपने रिस्क हैं, वहां पे रिटर्न आपको बेटर मिल सकता है लेकिन वोलेटिलिटी ज्यादा होती है। बहुत ओवर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना, जैसे हमने यहाँ पे बात की, ओवरलैप हो सकता है, मॉनिटरिंग करना इशू हो सकता है, और कहीं ना कहीं आपकी परफॉर्मेंस जो है वो भी फर्क को इम्पैक्ट कर सकता है। तो कोशिश कीजिए कि आपका पोर्टफोलियो एडिक्वेटली डाइवर्सिफाइड हो। उसकी कोई ऐसी डेफिनेशन नहीं है मैं कहूँ कि इतना आपको लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल में या कितने फंड होने चाहिए।
वो डिपेंड करता है कि किसी भी गोल में 3 या 4 फंड, मुझे लगता है अनलेस आपका पोर्टफोलियो काफी बड़ा है उससे ज्यादा मत कीजिए। बट ऐसा नहीं है कि ओवरऑल पोर्टफोलियो में सिर्फ 5 या 6 फंड हो। एडिक्वेटली डाइवर्सिफाइड कीजिए, सही कैटेगरी को चुनिए और ऐसे फंड को चुनिए जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं। और राइट, इसी के साथ धन्यवाद हेमंत जी, आपका समय निकाला और दर्शकों का मार्गदर्शन किया। और वो सभी दर्शकों को जो अपने सवाल हमसे अब तक नहीं पूछ पाए हैं, तो अपने सवाल हम तक पहुंचाइए। इंश्योरेंस पर सवाल हो, इन्वेस्टमेंट पर सवाल हो, क्रेडिट कार्ड का बकाया चुकाना हो, या अपने लोन की अदायगी की रणनीति हमसे आप चाहते हो, जितने भी तरह के सवाल हैं फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़े हुए, तो अपने सवाल आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो अपने डिटेल्स हमारे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, उसको हम शो में शामिल करते हैं और एक्सपर्ट से आपकी बात भी करवाते हैं लाइव। तो मिलते हैं कल आपसे एक बार फिर और आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग भी करेंगे शो में। नमस्कार।